बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे ऑब्जर्वेशन पार्ट 2 विच इज इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड वी विल स्टडी फिजिकल ट्रेसेस आर्काइवल रिकॉर्ड्स, मोर स्पेसिफिकली अनऑब्ट्रूसिव मेजर्स ऑफ बिहेवियर। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। ऑब्जर्वेशन के बेसिकली टू पार्ट्स हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वो इससे पहले पार्ट 1 देख लें ताकि उनको अंडरस्टैंड करने में मदद मिले। आज हम स्टडी करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। Indirect observation is further classified into two categories. The first is physical traces and the second archival records. Then both of these are further divided into two classifications, two categories. Physical traces are further divided into products and use traces, and archival records are further divided into running records and records of specific events. And then use traces are further divided into two categories. The first one is controlled use traces and natural use traces. अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसकी जो जिसे अनऑब्ट्रूसिव और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। इनडायरेक्ट और अनऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एग्जामिनिंग फिजिकल ट्रेसेस एंड आर्काइवल रिकॉर्ड्स। एन इम्पॉर्टेंट advantage of indirect observational method is that they are non-reactive। एक तो आपको मैंने पहले बता दिया कि जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की तो इसमें हम स्टडी करेंगे जिनको अनऑब्ट्रूसिव और इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ बिहेवियर भी कहते हैं। हमने इनमें दो चीज़ें स्टडी करनी है, एक फिजिकल ट्रेसेस स्टडी करनी है और एक हमने आर्काइवल रिकॉर्ड्स स्टडी करने हैं। और इसकी सबसे जो सुपीरियर क्वालिटी है जो मैंने आपको अभी बताई कि ये नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, यानी लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होते। जब लोग मौजूद होते हैं तो आप उन्हें स्टडी करते हैं तो रिएक्टिविटी के इश्यूज आते हैं। ये नॉन रिएक्टिव है कि लोग मौजूद नहीं होते, आपके पास लाइफलेस चीज़ें हैं जिनको आप स्टडी करके लोगों के बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनके फिजिकल ट्रेसेस हों या उनके आर्काइवल रिकॉर्ड्स हों। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल ट्रेसेस की। जो फिजिकल ट्रेसेस हैं उसमें आप देख सकते हैं रेमनेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ पास्ट बिहेवियर। यानी कि जब लोग रेमनेंट्स में देख लें, जब लोग जो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे वक्त गुजारते हैं, वो अपने पीछे कुछ चीज़ें, अपनी निशानियाँ छोड़ के जाते हैं। आपने देखा होगा पार्क्स में अक्सर लोग जाते हैं घूमने फिरने, वहाँ पे आपको कैन्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको जूस के डब्बे मिलेंगे, वहाँ पे आपको रैपर्स मिलेंगे। तो अच्छा, आप क्लासरूम्स देखें, क्लासरूम्स में आपको वाइट बोर्ड पे ये लिखी हुई राइटिंग से पता चल सकता है किस सब्जेक्ट की क्लास हुई है। तो ये जो उनके फ्रेगमेंट्स हैं, ये सारे हमें बताते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो उनके बिहेवियर्स क्या थे। ये उनकी प्रोडक्ट्स हैं जो वो यूज़ करते हैं, उनकी प्रोडक्ट से भी पता चलता है हमें कि ये जो लोग हैं इनके इनके बिहेवियर्स किस तरह के हैं। तो हम जब बात करते हैं फिजिकल ट्रेसेस की तो ये टू टाइप्स के फिजिकल ट्रेसेस होते हैं, जिसमें से एक है यूज ट्रेसेस और एक होते हैं उसमें प्रोडक्ट्स, यूज ट्रेसेस एंड प्रोडक्ट्स। तो जो यूज ट्रेसेस हैं और सेकंड है प्रोडक्ट्स। जब यूज ट्रेसेस की बात करते हैं तो यूज ट्रेसेस आप देखते हैं कि यूज ट्रेसेस जो होते हैं वो ये होता है कि आप जब किसी जगह पे भी रहते हैं, मूव करते हैं, जाते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आप चीज़ों को यूज़ करते हैं या नहीं करते, दोनों सूरतों में वहाँ पे एक ट्रेसेस होते हैं लोगों के। अगर वो यूज़ नहीं भी करते फिर भी उनके ट्रेसेस होते हैं, अगर वो यूज़ करते हैं फिर भी उनके ट्रेसेस होते हैं। तो जब वो यूज़ नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हैं तो
तो यूज और नॉन यूज हमें दोनों चीज़ों को पता चल जाता है क्योंकि उसके ट्रेसेस रह जाते हैं आपके। तो अब आप फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये ब्रांड न्यू है या ब्रांड न्यू नहीं है, रिफर्बिश्ड है या ये मॉडिफाइड है, या ये कौन सी चीज़ है, ये कैसे इसको यूज़ किया गया, इसको यूज़ नहीं किया गया। हम किसी से बुक लें, उस बुक को देख के उसकी कंडीशन से भी पता चल सकता है कि इसको यूज़ किया गया है, नहीं किया गया, और अगर किया गया है तो कितनी केयर के साथ किया गया है, और अगर नहीं किया गया और या कितना उसको रफ यूज़ किया गया है, तमाम जैसे लाइन्स को अंडरलाइन कर दिया गया या उसको ख़राब किया गया, उसके पेजेस डैमेज किए गए। तो मैं जब चीज़ें यूज़ करते हैं, लोग ये यूज़ नहीं करते, उनके पास जो होती हैं, जब वो ज़िंदगी गुज़ारते हैं तो उनकी कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। तो हम बात करते हैं यूज़ ट्रेसेस रिफ्लेक्ट द फिजिकल एविडेंस ऑफ यूज़ और नॉन यूज़ ऑफ आइटम्स एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल एंड कंट्रोल्ड यूज़। कंट्रोल्ड यूज़ की हम जब भी बात करेंगे, ज़ाहिर है उसमें रिसर्चर इंटरवीन करता है, तो उसकी वजह से उसको कहते हैं कंट्रोल यूज ट्रेसेस, यानी रिसर्चर की मैनिपुलेशन होती है। वी कैन क्लासिफाई यूज ट्रेसेस अकॉर्डिंग टू वेदर द रिसर्चर इंटरवीन्स व्हाइल कलेक्टिंग डाटा रिगार्डिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स। तो अगर तो रिसर्चर उसमें कोई रोल प्ले कर रहा है फिजिकल ट्रेसेस में, तो फिर हम उसको कहते हैं कि या फिजिकल ट्रेसेस को जब स्टडी करते हैं, तो अगर स्टडी करते वक्त रिसर्चर कोई उसमें इंटरवीन करे तो फिर उसको कहते हैं ये कंट्रोल्ड यूज ट्रेसेस हैं। और अगर जिस तरह से चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एज इट इज़, उन्हें जिस तरह से हैं वैसे ही स्टडी कर लिया जाए, तो हम उसे कहेंगे कि ये नेचुरल यूज ट्रेसेस हैं। इसको हम देखते हैं, नेचुरल यूज ट्रेसेस आर ऑब्जर्व्ड विदाउट एनी इंटरवेंशन बाय अ रिसर्चर एंड रिफ्लेक्ट नेचुरली occurring events. Controlled use traces results from some intervention by a researcher. The validity of physical trace measure is examined by considering possible sources of bias and by seeking converging evidence. जब बात करते हैं, मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूँ, उससे दोनों बातें बताता हूँ कि नेचुरल यूज ट्रेस कौन सा होगा और कंट्रोल्ड यूज ट्रेस कौन सा होगा। आप आगे देखेंगे, आपको एक एग्जांपल देंगे कि किस तरह से रिसर्चर ने एक ही, फॉर एग्जांपल आप अंडरस्टैंड करें कि अगर एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में एक वॉल क्लॉक लगा हुआ है और वो वॉल क्लॉक की अगर टाइमिंग्स ठीक नहीं है, तो ये नेचुरल यूज ट्रेस है कि क्लास के 40-50 स्टूडेंट्स में से किसी ने भी बॉदर नहीं किया, या टीचर ने इवन, कि इस क्लास के ये जो क्लॉक है जिसको पूरी क्लास देख रही है, 50 से ज़्यादा लोग रोज़ देखते हैं, इसको सही कर ले, इसका टाइम जो है वो स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली हो। तो स्टैंडर्ड टाइम्स नहीं है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टाइम मैनेजमेंट, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं ये ट्रेसेस, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं था। ये तो था नेचुरल यूज ट्रेस। अब मैं आपको इसी को कंट्रोल बताता हूँ कि क्लास में फॉर एग्जांपल वॉल क्लॉक है ही नहीं। एक रिसर्चर ने टेस्ट करने के लिए कि इस क्लास के लोगों का टाइम मैनेजमेंट बिहेवियर अप्रोप्रिएट है या नहीं, एक खुद से जाके क्लास क्लॉक जो है वो हैंग कर देते हैं आप, और वो जो क्लॉक है उसकी आपने जानबूझ के रिसर्चर ने टाइमिंग्स गलत की हुई है, ये देखने के लिए, और वो उसको रोज ऑब्जर्व कर लेगा क्लॉक को क्लासेस के बाद कि किसी ने बॉदर किया कि उसकी टाइमिंग्स जो है वो सही की जाए या नहीं। तो नेचुरल थे पहले, जब वो खुद ही लगे हुए थे, आपने जाके देखा क्लासरूम्स में, क्लॉक देखे, उनके टाइमिंग देखी, तो वो नेचुरल यूज ट्रेसेस थे। और कंट्रोल यूज ट्रेसेस आपको बताया कि आपने खुद ही जाके क्लॉक लगा दिया, या क्लॉक लगा हुआ था, आपने उसकी टाइमिंग डिस्टर्ब कर दी, ये देखने के लिए कि कितना बॉदर करते हैं कि इसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए जिस क्लॉक से पूरी क्लास देखती है। तो ये देखें, एक ही एग्जांपल में जब रिसर्चर की कोई इंटरवेंशन, कोई रोल नहीं था, और आप क्लॉक देख रहे थे, उसका कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था, रिसर्चर ने जस्ट ऑब्जर्व किया कि क्लॉक की टाइमिंग ठीक है या नहीं, जो कि ऑलरेडी क्लास में लगा हुआ था, तो हमने कहा ये नेचुरल यूज ट्रेस है, क्योंकि रिसर्चर की पर्सनल कोई इंटरवेंशन नहीं है, उसने जस्ट रिकॉर्ड कीपिंग की। लेकिन जब रिसर्चर ने खुद से या जाके क्लॉक खुद ही लगा दिया या उसकी टाइमिंग को जाके चेंज कर दिया, तो हम इसे कहेंगे कि ये कंट्रोल यूज। तो दोनों सूत्रों में हम टाइम मैनेजमेंट बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं।
The validity of physical trace measures is examined by considering possible sources of bias and by seeking converging evidence. इसमें दो बातें की हैं इसने कि जब हम इस देखते हैं कि ये कितना वैलिड थे, जो हमने इंफॉर्मेशन लिया है, जो डिसीजन लिया है, ये जो रिसर्च की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है बाय यूजिंग फिजिकल ट्रेसेस, तो दो बातें आप ध्यान में रखते हैं। पहली बात ये कि आपने ये बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव है, सारा आप देखें रिसर्चर पे डिपेंड कर रहा है। पार्टिसिपेंट तो उसमें ऐसा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो अब तो ये रिसर्चर की रिपोर्ट पे है कि वो बताए कि जो क्लॉक की टाइमिंग्स क्या थी। तो ये भी तो हो सकता है अगर वो उन्हें फेवर देना चाहे। अगर आप सोचें कि ये दो यूनिवर्सिटीज में स्टडी हो रही हो, एक वीमेन यूनिवर्सिटी और एक मैन की हो, तो फिर आप सोचें कि अगर रिसर्चर जो है वो जेंडर बायस्ड हो, तो वो तो बता देगा कि ये इनके टाइम मैनेजमेंट बेहतर है एज कम्पेयर टू दीज पीपल, जबकि रिसर्च बताती है हमें कि इस ग्रुप की टाइम मैनेजमेंट बेहतर होती है। तो कहने की बात ये है कि रिसर्चर को पहले तो आपने देखना है कि उसमें चांसेस क्या क्या बायसनेस क्या आ सकते हैं। तो इसलिए एक बात हो गई है। दूसरी बात ये हुई कि मैं आपको इसमें एक बात करूँ, जैसे हमारे यहाँ जो एशियन कंट्रीज हैं और खासकर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं, इनमें एक बड़ी बुरी आदत ये है कि ये अपने ही कंट्री की जो नेगेटिव चीजें उनको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। और जब आप देखें कि आजकल जैसे पाकिस्तान अमेरिका के कंपैरिजन में आप देखें जो टेक्स्ट शेयर हो रहा है, तो अपने आप को ये डिग्रेड बहुत करते हैं ये लोग। उसकी शायद वजह एक हिस्टोरिकल भी है कि इतना सा जो ब्रिटिश कॉलोनी रहे, तो इनके जहन में वो हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस बन गया कि हम गुलाम हैं और हम जो हैं कुछ नहीं। तो अब देखेंगे कि ये लोग खुद को हर जगह पे डिग्रेड कर रहे होंगे, इन्होंने ऐसी बातें बताई होंगी कि ये ऐसे लोग ऐसे थे ऐसे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। प्रॉब्लम सारी दुनिया में होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हाईलाइट क्या किया जाता है, आपका मीडिया क्या हाईलाइट करता है, आपकी लाइट साइड करता है आपकी सोसाइटी की या डार्क साइड करता है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि उसको हाईलाइट बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन की जाती है जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में, बजाय इसके कि पॉजिटिव जो हैं उनको प्रोजेक्ट किया जाए। तो खैर कहने की बात ये थी कि जब ये बात करते हैं आप कि नेचुरल यूज केसेस और कंट्रोल यूज केसेस यूज इन्हें आप कर रहे हैं रिसर्च में, तो पहली बात तो उसकी रिसर्चर की जो भी कोई चांसेस बन सकते हैं बायसनेस के, उनको आपने कंट्रोल करना है। सेकंड है कन्वर्जिंग एविडेंस, कि आप एक तरह की इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं, कन्वर्जिंग एविडेंस। जिस तरह क्लास में आप क्लास के क्लॉक की टाइमिंग से भी जज कर सकते हैं कि क्लास कितनी सेंसिटिव है टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली, इसके साथ आप एक टाइम मैनेजमेंट का स्केल भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं जो कि क्लास की टाइम मैनेजमेंट बिहेवियर को मेजर कर ले। और अगर दोनों बातें प्रूव हो जाएं, वो टाइम मैनेजमेंट बिहेवियर पे भी लो स्कोर करें, स्केल जो आप एडमिनिस्टर करें यानी सर्वे रिसर्च करें, और फिजिकल ट्रेसेस भी यही बता रहे हो, तो हम कहेंगे कि ये कन्वर्जिंग एविडेंस है। या आपको एक और मैं एग्जांपल देता हूँ फिजिकल ट्रेसेस की। आप क्लास में जितने लोगों ने रिस्ट वॉच पहनी हुई है, आप कैलकुलेट कर लें फ्रीक्वेंसी, जिन्होंने पहनी हुई है उन्हीं से पूछ लें उनकी टाइमिंग्स क्या हैं, तो आप देख लें कि कितने लोगों की करेक्ट टाइमिंग्स थी। और जब वो देख लें और साथ ही उनसे आप टाइम मैनेजमेंट बिहेवियर का स्केल फिल करवा लें, तो अगर टाइम मैनेजमेंट बिहेवियर पे उनकी टाइम मैनेजमेंट बिहेवियर भी लो आ रहा है, उसमें अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे उनके, और उधर उनकी दूसरी तरफ उनकी रिस्ट वॉच की टाइमिंग्स भी जो है वो एक्यूरेट नहीं है, तो इससे प्रूव हो गया ये कन्वर्ज, यानी मल्टीपल एविडेंसेस से प्रूव हो गया। तो एज अ सोल एविडेंस फिजिकल ट्रेसेस को रिपोर्ट करने की बजाय उसके साथ एक उसी तरह का और कन्वर्जिंग एविडेंस या किसी और एविडेंस के साथ फिजिकल ट्रेसेस को एज कन्वर्जिंग एविडेंस भी यूज किया जा सकता है जब आप रिपोर्ट करते हैं अपनी रिसर्च की वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बाय यूजिंग फिजिकल ट्रेसेस। अब आप देखते हैं फिजिकल ट्रेसेस जो की जब हम बात कर रहे थे, तो इसमें जो एक तो यूज ट्रेसेस थे जो आपने देखा कि कंट्रोल और नेचुरल यूज ट्रेसेस और कंट्रोल यूज ट्रेसेस थे। अब बात करते हैं
प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि वो बेसिकली दे आर क्रिएशंस, कंस्ट्रक्शंस और अदर आर्टिफैक्ट्स ऑफ बिहेवियर। ये जो डिफरेंट हमारे सोसाइटी में मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सारी हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो कंस्ट्रक्शंस हैं, क्रिएशंस हैं, लोग चीज़ें बनाते हैं, उनके बिहेवियर्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट often are interested in the surviving products of ancient cultures by examining the types of vessels, paintings, tools, and other artifacts. Anthropologists can describe patterns of behavior from thousands of years ago. तो जो thousands of years ago जो लोग रहते थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कल्चरल स्टडीज की, ह्यूमनिस्टिक स्टडीज वाले लोग जो हैं, ह्यूमन कल्चर इंटरेक्शन जो स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। वो जो पुराने बर्तन उनके थे, जो उनकी पेंटिंग्स थी, जो उनके टूल्स वो यूज करते थे, आज उससे पता चलता है उनके टूल्स थे, वहां पे इंजीनियरिंग कितनी डेवलप थी, इंजीनियरिंग की किस हद तक डेवलप हुई, उनका जो आर्किटेक्चर था वो कितना बेहतर था, उनकी मैथमेटिक्स कैसी थी, वो टूल्स कैसे बनाते थे, वो बर्तन कैसे यूज करते थे, सिविलाइजेशन क्या थी, सिविलाइजेशन कौन सी थी, जो कौन से एरा था इसका सिविलाइजेशन। तो उस सारी चीज़ों के बारे में आज हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो पुराने लोग थे उनकी जो प्रोडक्ट्स थी वो जो यूज़ करते थे, आज उनसे पता चलता है कि वो कैसे लोग थे, कितनी सिंपल ज़िंदगी गुजारते थे या क्या करते थे, वो किस तरह से ज़िंदगी उनकी थी। उनकी आप पुरानी बिल्डिंग्स देख लें, उनसे हमें पता चलता है। खैर, कहने की बात ये थी कि जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, और ये सिर्फ एंशिएंट प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। आज के दिन आप देख लें, इवन जो मॉडर्न डे प्रोडक्ट्स हैं वो हमें कल्चर के बारे में बताती हैं, बिहेवियर इंक्लूडिंग टेलीविजन शोज, म्यूजिक, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये सारी चीज़ें हमें जो आजकल हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो लोगों के बारे में, उनकी तहजीब के बारे में उससे पता चलता है कि वो लोगों का रहन सहन कैसा है, वो कौन सी चीज़ें लाइक करते हैं, कौन सी चीज़ें डिसलाइक करते हैं। By examining products people own or the products produced by a culture, researchers test hypotheses about attitudes, performances, preferences and behavior. लोगों की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, कौन सी चीज़ें वो पसंद करते हैं, कौन सी पसंद नहीं करते, हमें उससे पता चलता है उनकी प्रोडक्ट्स देख के। तो डिफरेंट हाइपोथेसिस है वो हम टेस्ट कर सकते हैं लोगों की प्रोडक्ट्स को जो स्टडी करके। तो एक तो हम जब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में, एक तो उसमें हम यूज केसेस जो हैं वो स्टडी करते हैं, यानी नेचुरल और कंट्रोल्ड यूज केसेस। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसमें डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एंशिएंट हों, चाहे वो मॉडर्न डे प्रोडक्ट्स हों, वो सारी लोगों के बिहेवियर्स के बारे में हमें साइंटिफिक और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये लोग कैसे हैं, इनके बिहेवियर्स कैसे हैं, इनकी लाइक्स, इनकी डिसलाइक, इनकी प्रेफरेंसेस, ये सारी। और ये इंटरेस्टिंगली अनअब्ट्रूसिव मेजर्स ऑफ बिहेवियर्स हैं, इनडायरेक्ट हैं, लोग मौजूद नहीं हैं, इसलिए रिएक्टिविटी के चांसेस नहीं है और आप उन्हें उनके बिहेवियर्स को स्टडी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, आप देखें, यहाँ देखें, ये इंग्लिश लिखी हुई है, ये शायद अर्जुन लिखा हुआ है, ये किश लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो विजिट करने वाले लोग थे दे वर एजुकेटेड, क्योंकि जाहिर है अनएजुकेटेड लोग शायद इंग्लिश के कुछ लफ्ज़ बोल तो सकते हों, लेकिन इंग्लिश राइटिंग के लिए ज़रूरी है कि उन्हें इंग्लिश, उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा हो, दे शुड बी लिटरेट, एटलीस्ट लिटरेट। तो ये देखें, ये यहाँ पे देखें, ये क्या लिखा हुआ है, और इस तरह ये डिफरेंट, ये देखें, यहाँ से पता चलता है हिंदी लिखी है किसी ने। हिंदी लिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो जो लोग थे जिन्होंने विजिट किया, दे बिलोंग टू इंडिया,
तो ये वो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, या इंग्लिश लिखी हुई है या हिंदी लिखी हुई है। तो ये इंडिया या उसकी किसी नेबरिंग स्टेट के जो लोग थे यहाँ पे इन्होंने विजिट किया। ये क्लासरूम में आप देखें, ये क्लॉक की टाइमिंग एक फिजिकल ट्रेस है। ये टेक्नोलॉजी जो है, अच्छा ये देखते हैं आप, ये व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा होता है, इससे हमें पता चल रहा है व्हाइट बोर्ड की राइटिंग से। देखिए ये लाइफलेस है, इसमें जिंदगी नहीं है, ये एक पिक्चर है। मैंने आपको बताया पेंटिंग से पता चल जाता है लोगों के बिहेवियर्स का, लेकिन ये पिक्चर खुद बोलती है कि ये बेसिकली मैथमेटिक्स की क्लास टीचर ले रही है। तो ये फिजिकल ट्रेसेस हैं ये वाले, ये आप देख सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं, ये बिल्डिंग्स जो हैं ये बताती हैं हमें कि लोग यहाँ पे कैसे थे रहने वाले, उनका आर्किटेक्चर कैसा था। अब आप प्रोडक्ट्स देखें, ये देखें आप, लेज एंड अदर 100% हलाल प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। हलाल, ये देखें आप, ये हलाल का ट्रेडमार्क लगा हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि बेसिकली ये जिस कंट्री में यूज हो रहे हैं, द डोमिनेंट मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स बिलोंग टू मुस्लिम्स, इसलिए ये हलाल का ट्रेडमार्क यहाँ पे देखें इन्होंने लगाया हुआ है, हलाल का ट्रेडमार्क। तो ये इस प्रोडक्ट से पता चलता है इस प्रोडक्ट का यूज़र कौन है इस स्पेसिफिक जगह पे। यानी प्रोडक्ट से हमें लोगों के, आप देखें, बिलीफ सिस्टम का पता चल रहा है। ये जो हलाल का ट्रेडमार्क है ये हमें बताता है कि ये जो प्रोडक्ट लोग यूज़ कर रहे हैं उनका बिलीफ सिस्टम क्या है। तो इस तरह प्रोडक्ट से भी हमें देख के लोगों के बिहेवियर्स का, उनके बिलीव्स का, उनकी थिंकिंग का, उनके एटीट्यूड का उनको पता चलता है। अब हम देखते हैं कि ये एक रिसर्च है जो कि फिजिकल ट्रेसेस पे की गई, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपसे रेलेवेंट भी है। फ्राइडमैन और विल्सन ने 1975 में ये रिसर्च की, और इस रिसर्च को स्टडी करके आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि कैसे रिसर्चर्स ने कंट्रोल्ड और नेचुरल यूज ट्रेसेस को यूज किया एक ही रिसर्च में। और वो देखना क्या चाह रहे थे, द इन्वेस्टिगेटर यूज बोथ नेचुरल एंड कंट्रोल्ड यूज ट्रेसेस टू इन्वेस्टिगेट कॉलेज स्टूडेंट्स यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स। कंट्रोल्ड यूज ट्रेसेस कैसे किए, कैसे रिसर्चर्स ने इंटरवीन किया, prior to the start of a course they affixed tiny glue seals between pages of the textbooks। उन्होंने क्या किया कि जो टेक्स्ट बुक, जब कोर्स स्टार्ट होना था उससे पहले ही जो कोर्स की टेक्स्ट बुक्स थी उनके डिफरेंट कुछ पेजेस को आपस में क्या कर दिया उन्होंने, उनको सील कर दिया। यानी कि उनको जो है वो उनको जो पेजेस थे उनको सील कर दिया, फिक्स कर दिया उनको। और उससे हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द कोर्स दे एग्जामिन द टेक्स्ट बुक्स टू डिटरमिन हाउ मैनी सील्स had been broken and where the broken seals were located। तो उन्होंने जब वो कोर्स खत्म हो गया, फॉर एग्जांपल अगर ये देखें हम कि एक सेमेस्टर था, सेमेस्टर से पहले आपके पास रिसर्च की बुक है, लेट्स से कि जिससे हम स्टडी करें, शॉगनेसी की बुक है, आपको दे दी मैंने। तो उसके जो डिफरेंट पेजेस हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे स्टार्ट से लेकर एंड तक डिफरेंट पेजेस को मैंने स्टिक ग्लू से आपस में चिपका कर दिया। अब हुआ ये कि जब ये सेमेस्टर एंड हो गया तो आपकी क्लास में से मैंने बुक्स देखी, लोगों से जाके दो चीजें देखी। एक ये देखा कि आपने कितने मतलब अगर मैंने 10 जगह पे, यानी अगर हमारे 10 चैप्टर्स है तो मैंने हर चैप्टर्स में से उनको सील किया था, तो कितनी सील्स आपने ब्रेक की, एक ये देखा। दूसरा ये देखा कि किस किस जगह से की, स्टार्ट से की, दरमियान में से बुक की या एंड से, स्टार्ट से एक चैप्टर से लेकर, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक कौन कौन से चैप्टर्स पे की। ये तो था नेचुरल कंट्रोल यूज ट्रेसेस, क्योंकि ये रिसर्चर ने उसके अंदर जो है बुक्स के अंदर उसको ग्लू से सील किया। अब देखिए नेचुरल यूज ट्रेसेस उसमें से कौन से थे। दीज इन्वेस्टिगेटर्स आल्सो एनालाइज द फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ underlining in the textbooks, a natural use measure because underlining is typically associated with the textbook use। हम मोस्टली क्या करते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सबको हम अंडरलाइन कर देते हैं।
ताकि उन्हें याद रखा जा सके कि ये इम्पोर्टेंट हैं और रिवाइज करना आसान हो। तो ये भी तो एक फिजिकल ट्रेस है जो बताता है। अब अगर एक स्टूडेंट ने फर्स्ट चैप्टर में से कुछ लाइंस को अंडरलाइन किया हुआ है पेजेस में, सेकंड में किया था, उसके बाद फिफ्थ में किया, एट्थ तक, फिर नाइन्थ टेंथ पे कोई भी वर्ड अंडरलाइन, कोई लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल ट्रेस है जो बताता है कि नेचुरल ट्रेस है, जो बताता है नेचुरल यूज ट्रेस है, जो बताता है कि आपने ये यूज नहीं, ये चैप्टर स्टडी नहीं किए। क्या हुआ, हम दोनों एविडेंसेस, एक कंट्रोल यूज ट्रेसेस जो सील किए गए थे और एक नेचुरल यूज ट्रेसेस, दोनों से क्या कंफर्म हुआ ये आप देखें। एनालिसिस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ यूज ट्रेसेस इंडिकेटेड दैट स्टूडेंट्स मोर ऑफन रीड द अर्ली चैप्टर्स ऑफ द बुक देन द लेटर चैप्टर्स। तो अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10th चैप्टर्स सील किए मैंने, उनमें से इनिशियल जो चैप्टर्स थे वो ज़्यादा आपने ब्रेक किए और इनिशियल चैप्टर्स कोई ज़्यादा अंडरलाइन किया, उसके बाद अंडरलाइन नहीं किया। तो इससे पता चला कि स्टूडेंट जो उनके कोर्स की या टेक्स्ट बुक होती है उसके ज़्यादा पहले पेजेस पढ़ते हैं, बाद के पेजेस इतने या स्टार्ट के चैप्टर ज़्यादा स्टडी करते हैं, लास्ट के चैप्टर इतने स्टडी नहीं करते। तो ये इस तरह से हमें स्टूडेंट्स के टेक्स्ट बुक को स्टडी करने के जो पैटर्न थे, कोर्स को स्टडी करने के, वो पता चल गई रिसर्च ऑन फिजिकल ट्रेसेस से बाय यूजिंग कंट्रोल्ड एंड नेचुरल यूज ट्रेसेस। अब सेकंड पार्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का, आर्काइवल रिकॉर्ड्स। आर्काइवल रिकॉर्ड्स जो हैं वो दे आर पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइबिंग द एक्टिविटीज ऑफ individuals, groups, institutions and governments, and comprise of running records and records of specific episodic events। तो बात हो गई कि जो आर्काइव्स हैं और जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं जो हैं वो आप देख सकते हैं, उसकी टू टाइप्स हैं, एक रनिंग रिकॉर्ड्स हैं और एक एपिसोडिक रिकॉर्ड्स हैं। और उसमें देखें, फर्स्ट टाइप जो है, रिकॉर्ड्स दैट आर कंटिन्यूसली केप्ट एंड अपडेटेड आर रेफर्ड टू एज रनिंग रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स एक उसकी बड़ी क्लासिक एग्जांपल है कि हर रोज़ नया अखबार आता है, वो उसमें नई खबरें होती हैं, वो आपको अपडेट करता रहता है और इस तरह पुराने जो रनिंग रिकॉर्ड्स उसके मेंटेन किए जाते हैं। जैसे इसकी आप एग्जांपल देखें रनिंग रिकॉर्ड्स की, द रिकॉर्ड्स ऑफ योर एकेडमिक लाइफ लाइक ग्रेड्स, एक्टिविटीज। अब आप देखें आपके मिड टर्म के मार्क्स जो हैं, वो जब आपका मिड टर्म होगा, मिड टर्म के बाद आपके मार्क्स का रिकॉर्ड होगा, फिर फाइनल टर्म के, फिर फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर इस तरह आपकी डिग्री का, फिर अगली डिग्री का। आप आज से 20 साल बाद भी चाहें तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो आर्काइव से, यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20 साल बाद अगर आपके पास ये फर्स्ट सेमेस्टर का या ट्रांसक्रिप्ट नहीं रहती तो आप दोबारा अपने रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये रनिंग रिकॉर्ड्स थे जो कि यूनिवर्सिटी डे बाय डे की बेसिस पे मेंटेन कर रही है। एडमिशंस डिटेल देख लें, एक्टिविटीज जो आपकी हैं, ग्रेडेड आर एग्जांपल ऑफ रनिंग रिकॉर्ड्स as are the continuous records of sports teams and the stock market। स्टॉक मार्केट का देखें कंपैरिजन कैसे करते हैं कि जो है जी वो नफसियाती हद अबूर कर गया, नहीं कर गया, क्रैश कर गई, कैसे पता चलता है? इसका मतलब डे बाय डे की बेसिस पे, डेली बेसिस पे उन्हें पता होता है कि इतना बिजनेस, इतना शेयर्स का बिजनेस हुआ, अब इतना बिजनेस हुआ, इतना बिजनेस हुआ, इस कंपनी का बिजनेस जो है उसकी शेयर्स की जो वैल्यू है इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डेली बेसिस पे हमें पता चलता रहता है। अदर records such as personal documents are more likely to describe specific events as episodes and are referred to as episodic records। एपिसोडिक, हम क्या करते हैं, हम हमारी जो मेमोरीज हैं वो मेमोरीज कैसे हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप डायरी लिखते हो तो एपिसोडिक होती है, मेमोयर होता है कि आप अपनी अहम बातें, अहम वाक़यात उसमें लिखते हैं। और हम क्या करते हैं, जो हमारे स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास आप देखेंगे कि आप एल्बम है आपके पास, तो जो एल्बम है उसमें आपके पास मोस्टली जो आप जब पार्टीज पे जाते हैं, मैरिजेस पे, सेरेमनीज पे, बर्थडेज पे,
एनिवर्सरीज पे, तो आप डिफरेंट पिक्चर्स बनाते हैं, वो आपके पास एक अच्छी कलेक्शन होती है और उनको आप याद करते हैं, जब देखते हैं तो आपको वो वक्त याद आता है जो आपने अच्छा वक्त गुजारा हो। तो इस तरह की एक स्पेसिफिक जो एपिसोडिक होते हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिक एपिसोड्स पे बेस कर रहे होते हैं इस तरह के रिकॉर्ड्स। तो कहने की बात ये होगी, तो एक तो ये डेली बेसिस पे जो रखे जा रहे हैं, मेंटेन किए जा रहे हैं, और सेकंड वो जो कभी अहम वाक़यात जो होते हैं, जैसे कायद-ए-आज़म की तमाम स्पीचेस जो हैं, आज हम अगर उनके बारे में जानना चाहें तो ज़ाहिर है हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इनके एडवांटेजेस क्या हैं? अब आप इनके एडवांटेजेस देखेंगे कि इनके 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो हम इससे हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं कैसे? जैसे एक स्टडी है जिसे फ्रेंच पैराडॉक्स कहते हैं, कि फ्रेंच कहते हैं कि जी जो अमेरिकन्स हैं वो ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच। तो उन्होंने जो उस पे जब स्टडी की और जब रेस्टोरेंट्स के रिकॉर्ड्स लिए, तो उससे हमें पता चला, रेस्टोरेंट गाइड्स से पता चला हमें कि वाक़ई जो फ्रेंच हैं वो दे ईट लेस दैन अमेरिकन्स। तो हम इससे जो हमारे हाइपोथेसिस हैं हम उनको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक हिस्ट्री के स्टूडेंट ने जो हमारी लाइब्रेरीज हैं उससे इंफॉर्मेशन लेके क्या किया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की स्पीचेस से प्रूव किया, उनके वर्बैटम से, उनकी सेइंग से, उनकी कोट्स से प्रूव किया कि ही वाज़ अ क्रिज़्मेटिक लीडर। तो ये हम आज बैठ के उनकी पर्सनैलिटी को स्टडी करें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की। तो खैर कहने की बात है कि आप किसी की भी पर्सनैलिटी को आप स्टडी करना चाहें, आज आप कर सकते हैं। तो ये कैसे हमें पता चलता है? तो कि उनके बारे में जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं अगर, तो उनको हम टेस्ट कर सकते हैं, उनके हाइपोथेसिस को। उनकी स्पीच अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखना चाहें कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लीडर थे, क्या वो ऑप्टिमिस्टिक थे या पेसिमिस्टिक? उनकी स्टेटमेंट से भी हम ये हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं कि वो पेसिमिस्टिक थे या ऑप्टिमिस्टिक थे। तो एक तो इसकी एज अ पार्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, यानी कि आप अगर कोई और मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है मल्टी मेथड अप्रोच का, कि इनको भी आप साथ वेरीफाई कर सकते हैं कि कि ये क्या उससे कंपैटिबल हैं या कंपैटिबल नहीं है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे अगर आपने कभी बेनज़ीर भुट्टो जो है, बेनज़ीर भुट्टो से आपने फॉर एग्जांपल अगर एक कोई स्केल फिल करवाया था उनकी लीडरशिप के बारे में, तो वो आपके पास एक अप्रोच है, यानी सर्वे था वो आपके पास। आपने कभी उनसे सर्वे किया हो, उनसे क्वेश्चनेयर्स पे डाटा कलेक्ट किया हो कि उनकी लीडरशिप कैसी थी। साथ ही हमारे पास एक आर्काइवल रिकॉर्ड्स है, और आर्काइवल रिकॉर्ड कौन सा है हमारे पास? वो है हमारे पास उनकी ऑटोबायोग्राफी डॉटर ऑफ द ईस्ट। तो आज हम चाहें तो ये मल्टी मेथड अप्रोच यानी सर्वे भी हमारे पास मौजूद है उनके से जो हमने कलेक्ट की थी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पे, और आज हमारे पास उसके साथ एडिशनली आर्काइवल रिकॉर्ड भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी डॉटर ऑफ द ईस्ट, मशरिक की बेटी। तो हम इस ऑटोबायोग्राफी से, ये उस सर्वे से जो हमने डाटा लिया था, इन दोनों को मल्टी मेथड अप्रोच के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं कि वो उनकी लीडरशिप किस तरह से थी। एक बात होगी। सेकंड ये है टू एस्टेब्लिश द एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। लैब्स में जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, अगर हम चाहें तो उनके लैब के जो रिजल्ट्स हैं उनको जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो क्या सही रिजल्ट्स आ रहे हैं या सही रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ज़ाहिर है जो हमारे पास ऑलरेडी रिटन या रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो हमें गाइड करता है कि हम आज जो हमारी फाइंडिंग्स आ रही हैं क्या वो उससे कंपैटिबल हैं, क्या उससे कंपैटिबल नहीं है। तो ये जो बेसिकली हम हमारी लैब सेटिंग्स में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको अगेन वेरीफाई किया जा सकता है, उनकी एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो एस्टेब्लिश की जा सकती है बाय यूजिंग आर्काइवल रिकॉर्ड्स। तो उसके बाद है टू असेस द इफेक्ट ऑफ नेचुरल ट्रीटमेंट।
तो जो नेचुरल ट्रीटमेंट है वो थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि टू असेस द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल ट्रीटमेंट। नेचुरल ट्रीटमेंट्स क्या हैं? एक तो आपने ट्रीटमेंट देखी कि रिसर्चर इंटरवीन करते हैं, आपने देखा वो उन्होंने किस तरह से फिजिकल ट्रेसेस में इंटरवीन किया, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में इंटरवीन किया, आपने देखा किस तरह से फील्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इंटरवीन किया। एक होता है नेचुरल ट्रीटमेंट, हमारी अपनी जिंदगी भी तो पूरी इंटरवेंशन से भरी हुई है। देखें ना, हर नया दिन हर नया दिन जो है वो एक नया एक्सपीरियंस है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं ना, वो सुनते हैं मुनीर न्याजी का जो शेर है ना कि एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, जब मैं उस दरिया के पार पहुंचा तो मैंने देखा। तो कहने की बात यह कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो एक नया हम फेस कर रहे होते हैं जिंदगी में। तो लाइफ बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, तो नेचुरल ट्रीटमेंट्स नहीं होती जिंदगी में। एक स्टूडेंट जो क्लास में से बहुत हाई ग्रेड लेता है, ये एक बड़ी नेचुरल ट्रीटमेंट है, उसकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव फ्लैशबल्ब मेमोरी है। और इस तरह एक नेगेटिव फ्लैशबल्ब मेमोरीज हमारी जिंदगी में कामयाबियां, नाकामी, हासिल करना, खो देना, हासिल, ला हासिल, ये सारी चीजें नेचुरल ट्रीटमेंट्स नहीं है। अप्स डाउन, कभी हम जैसे सोचते हैं वैसा होता है, कभी वैसे नहीं होता। तो जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं ना, आप उसके इफेक्ट्स को भी इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जब इसकी एग्जांपल तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम नेचुरल ट्रीटमेंट्स के इफेक्ट्स देख सकते हैं। जैसे एक डेथ नेचुरल ट्रीटमेंट है, उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं बाद में, अब आपको अभी बताएंगे। डिवोर्स नेचुरल ट्रीटमेंट, उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो कहने की बात ये है, अच्छा अब हम देखते हैं सब जो फर्स्ट इसका ऑप्शन था मल्टी मेथड अप्रोच। दे आर अनअब्ट्रूसिव मेजर्स दैट आर यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट हाइपोथेसिस testing based complement hypothesis testing based on other methods such as direct observation, lab experiments and surveys। आपने जो एक हाइपोथेसिस टेस्ट किया है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, लैब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, सर्वे के थ्रू। आपको मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि क्लास में अगर थंब प्रेशन पे अगर इलेक्ट्रॉनिक आपकी अटेंडेंस है तो इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस की टाइमिंग्स आपने क्या किए हैं, अगर आपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया कि वो कितने स्टूडेंट्स क्लास में लेट आते हैं। लेट्स से आपने कहा 10% स्टूडेंट्स क्लास में लेट आते हैं, और आपने साथ ये भी देख लिया, या आपने कहा 20% स्टूडेंट्स क्लास में टाइम पे नहीं एंटर होते, लेट होते हैं, और साथ आपने क्लास की क्लॉक को भी देख लिया। पहले आपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर ली कि 20% स्टूडेंट्स लेट एंटर हुए, क्लास के रूम्स के बाहर जो उसका डोर था उससे दूर कहीं आप खड़े हो गए, आपने ऑब्जर्व कर लिया यहाँ तो इस क्लास में से इतने स्टूडेंट थे, जब टाइम हो गया उसके बाद लेट गए, 20% थे। फिर आपने क्लॉक देख लिया, उसको आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो उस क्लॉक से भी पता चल गया। आपने फिजिकल ट्रेसेस से भी देख लिया, आपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कर ली, और आपने आर्काइवल रिकॉर्ड्स, यानी कि हमें जो क्लासरूम का रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर, वो भी तो बताएगा कि कितने लोग लेट आए, और उनकी जब क्लास के स्टार्ट के 5 मिनट्स में अटेंडेंस हुई तो अटेंडेंस उनकी नहीं हो सकी या एब्सेंटीज हैं, उससे भी पता चल जाएगा कि क्लास कितनी पंक्चुअल है। तो आपने जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की कि स्टूडेंट लेट एंटर होते हैं, आपने जो फिजिकल ट्रेसेस से देखा कि क्लॉक की टाइमिंग्स ठीक नहीं है, उसी हाइपोथेसिस को आपने अगेन कॉम्प्लीमेंट किया, एडिशनली टेस्ट कर लिया एक और मेथड से, आर्काइवल रिकॉर्ड से, कि ये भी पता चल गया कि हाँ इनके तो क्लास का जो, जैसे हम देखें 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं ट्रूएंट और एक होते हैं पंक्चुअल। तो जो ट्रांसी है या ट्रूएंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके क्लास रूम, उनकी क्लास अटेंडेंस से,
कि ये एक मंथ में कितनी छुट्टियां करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये ट्रूएंट हैं और ये पंक्चुअल हैं। उसके क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम उसको जो है स्क्रीनिंग करते हैं कि इस क्लास की ये जब ट्रांसी को स्टडी करते हैं तो ये स्टूडेंट्स जो हैं ये पंक्चुअल हैं। तो इस तरह हमने जो एक मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको सेकंड मेथड के थ्रू यानी आर्काइवल रिकॉर्ड्स के थ्रू जो कि बेसिकली नॉन रिएक्टिव हैं, अनअब्ट्रूसिव हैं, इनडायरेक्ट है। आपने डायरेक्ट भी किया ना, आपने एक्सपेरिमेंट से किया, आपने लैब एक्सपेरिमेंट किया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सर्वेज कंडक्ट, तो इसके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। अपने हाइपोथेसिस को कॉम्प्लीमेंट्री एविडेंस कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने हाइपोथेसिस को फर्दर सपोर्ट दे सकते हैं आप। फिर है, अब आप देखें और अगर वाकई ऐसे हो कि सारे एविडेंसेस की कन्वर्ज करें, एक जैसी हों, फाइंडिंग्स एग्री करें, व्हेन फाइंडिंग्स फ्रॉम दीज वेरियस अप्रोचेस कन्वर्ज और एग्री द एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द फाइंडिंग इंक्रीजेस। जाहिर है जब सारे मेथड्स, आपने मल्टी मेथड अप्रोच, आपने फिजिकल ट्रेसेस से भी एक बात कंफर्म की, आपने आर्काइवल रिकॉर्ड से भी एक बात कंफर्म की, आपने लेट्स से कि आपने जो है उनकी क्लासरूम अटेंडेंस जो है उससे भी देख लिया था, आपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी देखा, तो सारे मेथड जब एक ही हाइपोथेसिस को टेस्ट करके यानी स्टूडेंट्स की जो ट्रांसी है उनमें ये नहीं है ट्रूएंसी, यानी कि वो ट्रूएंट हैं, ये पंक्चुअल हैं, कितने पंक्चुअल हैं, उसको देखा उनकी टाइम मैनेजमेंट को, तो इसका मतलब सारे सोर्सेज, सारे मेथड एक ही बात बता रहे हैं कि वाकई ऐसी बात है कि इनकी तो टाइम मैनेजमेंट बिहेवियर एप्रोप्रिएट नहीं है, ये पंक्चुअल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके जो की फाइंडिंग्स हैं इनकी हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी, इनको अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि सारे मेथड एक ही बात बता रहे हैं। That is, we can say the findings generalize across the different research methods and hence support for the hypothesis being tested। वही बात, different methods से अगर एक ही तरह की फाइंडिंग्स को टेस्ट किया जाए और वो प्रूव हो जाएं तो इससे हमें हाइपोथेसिस को जनरलाइज करने के लिए सपोर्ट मिलती है। तो इसका के 3 मैंने एडवांटेजेस बताए थे। फर्स्ट था मल्टी मेथड अप्रोच, तो सेकंड है एक्सटर्नल एस्टेब्लिश द एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द लैब फाइंडिंग्स, और थर्ड है इसमें टू असेस द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल ट्रीटमेंट कैसे हैं। अब आप देखें जो इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस नेचुरली अकरिंग इवेंट्स इन देयर लाइफ सच एज डेथ और डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स, chronic illness or relationship difficulties. The effects of these events can be explored using archival data. For example, a researcher may examine school records of absenteeism or grades to investigate children's responses to parental divorce। कि देखें ना, अगर आप देख सकते हैं कि अगर क्लास के बच्चे हैं, अगर उनके पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई है तो आपको उनके ग्रेड्स में एकदम डिक्लाइन, हम अक्सर मेरी अपनी एज ए टीचर ऑब्जर्वेशन है कि जब कुछ स्टूडेंट्स के जब उनकी फैमिली में प्रॉब्लम, जिनकी एकदम डिक्लाइन आता है परफॉर्मेंस में, उनकी फैमिली में लाजमी तौर पर कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपनी स्टडीज़ को पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम आर्काइवल रिकॉर्ड से भी लोगों की जो बिहेवियर में उनकी लाइफ में नेचुरल ट्रीटमेंट्स होती हैं। एक तो ट्रीटमेंट है ना, किसी रिसर्च ने कोई इंटरवेंशन की, मैनिपुलेशन की, एक है नेचुरल ट्रीटमेंट्स, उन पे उनको स्टडी कर सकते हैं। एक बड़ी अहम स्टडी है यहाँ पे जो फ्राइडमैन एट अल ने और फिर उसके बाद टकर एट अल ने 1997 में की, अप्रैल 95 में। इन्होंने ये देखा कि जो जिनकी डिवोर्स हुई थी, जिन बच्चों के पेरेंट्स की, उनको लॉन्गिट्यूडिनल यानी अक्रॉस ईयर्स उनको स्टडी करते रहे। और जब स्टडी का 1921 में ये स्टडी स्टार्ट हुई और आप देखें 1995 में 1997 में इन्होंने फिर डाटा उन लोगों का कलेक्ट किया, तो पता चला जिनके पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी उन लोगों की बड़ी जल्दी डेथ हो गई बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्योंकि देखें जो पेरेंटल डिवोर्स है वो उन बच्चों के लिए मेजर लाइफ ट्रामा है, फ्लैशबल्ब मेमोरीज है, उसके ट्रेसेस कभी ख़त्म ही नहीं होते उनके जहन से। तो ये जो
जो सेपरेशन है पेरेंट्स की, अगर इसको साइकोलॉजिकली स्टडी किया जाए और अगर बच्चे भी हों, तो सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों का ये होता है। और आप देखें कि वो ज़्यादा जी भी नहीं पाए। ये हैरानकुन बात है कि ऑन अ सैंपल ऑफ 1500 चिल्ड्रन उन्होंने स्टडी स्टार्ट की 1921 में बाय आल्सो एग्जामिनिंग डेथ रिकॉर्ड्स years later for individuals in the original sample. These investigators were able to determine that parental divorce was associated with earlier deaths for individuals in the study. इससे हमें क्या पता चला कि उन लोगों की फिर जल्दी डेथ हो गई एज कम्पेयर टू द अदर्स जिनके जो पेरेंट्स जो थे उनकी डिवोर्स नहीं हुई थी और उन्होंने उनके साथ ही ज़िंदगी गुजारी और उनकी अपब्रिंगिंग हुई। तो इससे आप देखें कि जो इंसान है उसके लिए रिश्ते कितनी अहमियत रखते हैं और ख़ासकर माँ बाप का रिश्ता कितनी अहमियत रखता है कि ये लोग जो थे ये 1500 चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी इनकी ज़िंदगी में। अब देखें ना, डिवोर्स हुई थी, डेथ नहीं हुई थी पेरेंट्स की, लेकिन वो जल्दी अपनी ज़िंदगी में उनकी जल्दी डेथ हो गई। बाद में वो जल्द मर गए उन लोगों की निस्बत जिन लोगों के पेरेंट्स में डिवोर्स नहीं हुई थी और उन्होंने उनके साथ ही वक्त गुजारा। तो इसका मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारी ज़िंदा रहने में हमारी ज़िंदगी की वजह भी हैं और उनमें हमारे ज़िंदा रहने में कंट्रीब्यूट भी करें अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, जो कि आप देखते हैं 1921 से स्टार्ट होती है और 1995 और 1997 पे बाद में रिसर्चर्स ने इन लोगों पे डाटा कलेक्ट किया। तो खैर ये थी नेचुरल ट्रीटमेंट, यानी जो एक फैमिली में इंसिडेंट हुआ था, जो एक ट्रामा हुआ था यानी पेरेंटल डिवोर्स का, ये नेचुरल ट्रीटमेंट थी ना। इसमें रिसर्चर ने तो कुछ नहीं किया, तो नेचुरली इतना बड़ा हादसा हो गया उनकी ज़िंदगी में। तो ये जो है उस हादसे के आप असरात देखें ना, कितने लॉन्ग लास्टिंग थे और कितने स्फेयर थे। फिर जब हम बात करते हैं आर्काइवल रिकॉर्ड्स की, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है सिलेक्टिव डिपॉजिट, एक है सिलेक्टिव सर्वाइवल, एक स्पूरियस रिलेशनशिप। ये 3 प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप रिसर्च करेंगे बाय यूजिंग इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और आर्काइवल रिकॉर्ड्स। अब उसमें एक बात है सिलेक्टिव डिपॉजिट। सिलेक्टिव डिपॉजिट क्या है कि देखिए हमारे पास हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने लोगों की चीज़ें हैं, कितनी वहाँ पे उस वक्त में रिकॉर्ड की गई, कितनी की गई, ये बड़ा मैटर करता है। अब आजकल आप पॉलिटिकल यानी कि आप देखते हैं पार्लियामेंट में वो कहते हैं स्पंज कर दें, यानी कि ये वर्ड्स निकाल दें पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स से। तो आज से 50 साल बाद जब कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स के डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होगा, तो उसमें पार्लियामेंट में होने वाली लड़ाइयाँ और जो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और स्वीप स्टेटमेंट्स देते हैं, उसका कोई जिक्र ही नहीं होगा। तो ये बेसिकली आप इससे देख सकते हैं कि किस तरह से क्या तारीख में मेंशन किया जाता है और क्या नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, जैसे इसने एग्जांपल दी है हाई स्कूल ईयर बुक की, उसमें किन लोगों के नाम आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनके नाम सामने नहीं आते, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े काम किए होते हैं, वो नाम नहीं होते उनके हमारे सामने। तो ये देखें आप, selective deposit occurs when some information is selected to be deposited in archives, but other information is not. For example, consider that Great Archive, the high school yearbook. Not all activities, events, and groups are selected to appear in the yearbook. Who decides what is prominently displayed in the yearbook? जाहिर है, अब आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ एक साइकोफेंसी का कल्चर है कि हमेशा जो है ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप देखेंगे कि जो हार्ड वर्किंग या ऑनेस्ट लोग होते हैं उनको इतना इनकरेज नहीं किया जाता। खुशामद का बहुत कल्चर है
कि आप जैसे जितना आईने में उतारना लोगों को जानते होंगे, इतना ही लोग कामयाब होते हैं आजकल के दौर में। लेकिन खैर इस पे मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे इब्न अरबी फरमाते हैं कि मुमकिन है कि दुनिया में मुनाफिक बाजी ले जाएं, लेकिन आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है। तो लेकिन बहरहाल आप देखते हैं लोग क्विक शोइंग करते हैं, तो एप्पल पॉलिशिंग और क्विक शोइंग और ये सारी चीज़ें आप देखते सोसाइटी में देखेंगे तो किन लोगों के नाम आते हैं। तो हम वो वाक़या पढ़ते हैं जब एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ताज के कोई कीमती चीज़ मिली किसी जंग में, तो वो उठा के लाए और वो जमा करवा दी। तो जब जमा करवा रहे थे माले गनीमत में, तो उन्होंने कहा मैं दोबारा जा रहा हूँ मैदान में, तो ये रख लें मुझे मिली ना। तो उन्होंने कहा कि ये आप अपना नाम तो लिखवा दें। तो वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा नाम जिनके लिए मैंने ये किया उनके पास लिखा हुआ है और बाद में शहीद हो गए वो। तो बेसिकली लाजमी नहीं कि तारीख में इंसान के नाम भी आए, पता भी चले कि लोग थे या नहीं, ठीक है। तो लेकिन जिसने अपना जो रोल था वो जिंदगी में सही अदा किया, तो उसने सही जिंदगी गुजारी और उसने अपना हक अदा कर दिया। सारी दुनिया के लोगों ने स्टेट्स के सरबराह नहीं बनना, चाहे कोई नायब कासिद हो और चाहे कोई सिक्योरिटी गार्ड हो और चाहे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो। अगर उसने अपना रोल ऑनेस्टली जो है दुनिया में उसने रोल अपना प्ले किया है, तो उसने अपना हक अदा कर दिया। जो उसको रोल असाइन किया गया, अगर उस रोल में वो उसने सिंसियर था, तो बस ठीक है, उसने वो रोल उसने उसका हक अदा कर दिया। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है सिलेक्टिव डिपॉजिट का, कि क्या वाकई खासकर जो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप देखेंगे, तो क्या वाकई ही क्या लिखा जाता है, क्या रिपोर्ट किया जाता है, क्या बताया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। When some events, activities or groups have a better chance to be selected than others, bias exists। जाहिर है, देखें ना, दुनिया में बहुत प्रोपोगेंडा होता है। प्रोपोगेंडा की डॉक्टर गोइबल्स डेफिनेशन करते थे कि इतना झूठ बोलो कि सच नजर आने लगे, तो ये प्रोपोगेंडा है, या सच के गिर्द इतना शोर कर दो कि वो सुनाई भी ना दे, तो ये भी प्रोपोगेंडा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टिव डिपॉजिट, कि जब जब वक्त गुजरता गया, तो जब लोगों की हिस्ट्री जब डिटरमिन की गई, लिखी गई, रिकॉर्ड कीपिंग की गई, तो क्या डिपॉजिट क्या क्या जमा करवाया गया, क्या लिखवाया गया, किन लोगों के नाम आए, किन लोगों के नाम ही नहीं आए, कितने गुमनाम लोग थे तारीख में जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, लेकिन उनको लोग जानते नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल क्या है। आप सोचें एक टॉपिक पे आपको पता चले किसी ने बड़ी अहम बुक लिखी, वो बुक ही नहीं है आपके पास, उसका रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया जा सका। तो एक तो सिलेक्टिव डिपॉजिट है कि हम बाउंड हैं, जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसी पे हमने रिलाई करना है। फिर है तो ये कितनी लोगों ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, कैसे रिकॉर्ड कीपिंग की। 50% किसी बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन है, 10% कितनी आपको आज इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर है सिलेक्टिव सर्वाइवल arises when records are missing or incomplete, sometimes an investigator may not even be aware of। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिसिंग और इनकम्प्लीट, कि हमारे पास कंप्लीट इन्फो, वही मैंने बात पहले जो की पहले तो बात की कितनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई, कितनी इंफॉर्मेशन रखी गई, कितनी इंफॉर्मेशन, और आप जब आपने रिसर्च करते हैं तो आपके पास करंटली कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पहले दुनिया में एक मॉडल था डिसीजन मेकिंग का, रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो कहते थे वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। बाद में हर्बर्ट साइमन ने उस पर क्रिटिसिज्म किया, उसने कहा ना नहीं, वी आर बाउंडेड रैशनल, हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, वी हैव रिलेटिव इंफॉर्मेशन, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। तो इसी तरह ये इंपॉर्टेंट है कि समथिंग एन इन्वेस्टिगेटर मे नॉट even be aware of,
तो या तो है ही नहीं, मिसिंग है, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ वो खत्म, वो आप को मिली नहीं, वो खत्म हो गई, या कि आपके नॉलेज में नहीं है। अब देखें, ऐसा तो नहीं है कि अगर एक चीज हमें पता नहीं है तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, हो सकता है हमारी उस तक एक्सेस ही ना हो कभी। बाज़ औक़ात आप रिसर्च कर लेते हैं, आपको बाद में एक स्टडी मिलती है, तो ये एक इसमें प्रॉब्लम है। सिलेक्टिव सर्वाइवल, रिसर्चर्स मस्ट कंसिडर वेदर सम रिकॉर्ड survived whereas others did not. Documents that are particularly damaging to certain individuals or groups may vanish. Another problem that can occur in the analysis of archival data is possibility of identifying spurious relationship. तो बात ये हो गई कि ये जैसे लिखा है कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आप कभी पार्लियामेंट का इजलास कभी आप देखें, कभी सुने, आप देखेंगे उसमें स्पीकर बार बार अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस या लॉ मेकर्स जो होते हैं हमारे, और वो उन्हें कहते हैं ये स्पंज कर दें, ये स्पंज कर दें। तो उसमें से बड़ी बहुत सारी लैंग्वेज जो है उनकी, जो स्लैंग लैंग्वेज वो वहाँ पे यूज करते हैं, वो सारी डॉक्यूमेंट से ओमिट कर दी जाती है, उसकी रिकॉर्ड की उनकी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में वो नहीं आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो, जैसे देखें ना, जो लोग क्या करते हैं, आपको हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड कितनी चीजें हैं और ऑफ द रिकॉर्ड कितनी चीजें हैं। तो ये जो ऑन द रिकॉर्ड जो है, ये ऑफ द रिकॉर्ड ना, कि अब कहते हैं कि जो कि सच्चा इंसान वो है जिसका जाहिर और बातिन एक जैसे हो। ठीक है कि ठीक है, तो क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो चेहरों वाला अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं होगा। ठीक है, तो खैर कहने की बात ये हुई कि ये क्योंकि कहते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन ऑन द रिकॉर्ड है, कितनी ऑफ द रिकॉर्ड है। तो ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये जो बड़े मशहूर जो पावरफुल लोग होते हैं उनके खिलाफ क्या लिखा जाता है तारीख में, वो तो बहुत मुश्किल है उनके खिलाफ लिखना। तो खैर कहने की बात एक तो ये होगी। दूसरे इसमें जो थर्ड आपको बताया इसमें प्रॉब्लम आता है उस स्पूरियस रिलेशनशिप का है कि क्या होता है कि बात चीजों में कोइंसिडेंटली या एक्सीडेंटली उनमें कोरिलेशंस हम जो है वो इसमें स्टडी कर लेते हैं, जबकि ऐसी बात होती नहीं। स्पूरियस रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन एविडेंस falsely indicates that two or more variables are associated। क्या आपको कोई एविडेंस मिलता है लेकिन वो मिस्टेकनली दो वेरिएबल्स को कोरिलेट कर देता है। फॉल्स एविडेंस, उसकी रीजन क्या है? फॉल्स एविडेंस कैन अराइज बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर मोर ऑफन व्हेन वेरियस variables are accidentally or coincidentally related। कैसे? The spurious relationship between ice cream sales and crime rates can be accounted for by the third variable। अब देखें, जब डाटा लिया गया, आर्काइवल डाटा लिया गया, तो पता चला कि जितनी ज्यादा आइसक्रीम सेल हो रही है एक जगह पे, इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है। अब आप जरा सोचें, कोई लॉजिक बनती है इनकी रिलेशनशिप की? सॉइल इलॉजिकल कि जी क्राइम रेट, आइसक्रीम कंजप्शन बढ़ रही है और क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। एक जगह पे जितनी ज्यादा लोग आइसक्रीम खा रहे हैं इतने ज्यादा जराइम हो रहे हैं, तो आइसक्रीम का उससे क्राइम रेट से क्या ताल्लुक हो सकता है? तो इस पूरी, तो ये दोनों डाटा है आपके पास, इनको आप रिलेट कर सकते हैं, ये दोनों, ये भी इंक्रीज हो रही है, ये भी। इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है, स्पूरियस रिलेशनशिप है जो को इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली को रिलेट किया। तो इनफैक्ट इसका जो आइसक्रीम सेल का कोरिलेशन होना चाहिए था वो किसके साथ? एक थर्ड वेरिएबल टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है आइसक्रीम सेल बढ़ती है। तो ये बेसिकली जो हम जब बात करते हैं तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। सिलेक्टिव डिपॉजिट की कितनी इंफॉर्मेशन की रिकॉर्ड कीपिंग की गई, सिलेक्टिव सर्वाइवल की कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जब आप रिसर्च करते हैं, कितनी ने सर्वाइव किया, कितनी ख़त्म हो गई, और स्पूरियस रिलेशनशिप के बाज़ औक़ात कोइंसिडेंटली या एक्सीडेंटली कुछ चीज़ें आपस में रिलेट कर, डाटा एक तरह का डाटा दूसरे तरह के डाटा से कोरिलेट कर जाता है, लेकिन इनफैक्ट उनका रिलेशनशिप नहीं होता। कोई तीसरा वेरिएबल होता है जो आर्काइवल ना भी हो तो उसके साथ उनका रिलेशनशिप होता है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप कंसिडर करते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली इनके एग्जांपल्स से कि
जो हमारे फिजिकल ट्रेसेस हैं और जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स हैं ये किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने फिजिकल ट्रेसेस को। उसमें यूज ट्रेसेस देखते हैं। यूज ट्रेसेस में आप देखें वॉल चाकिंग जो है वो एक यूज ट्रेस है, वॉल चाकिंग। और उसके बाद आप देखें पेजेस हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट बुक, आपको मैंने पहले बताया जो स्टूडेंट पेजेस को हाईलाइट करते हैं। फिंगरप्रिंट्स देखें आप, ये यूज ट्रेसेस हैं फिंगरप्रिंट्स। प्रोडक्ट्स में आप देखें एंशिएंट पेंटिंग्स जो हैं जो पुराने ज़माने की हैं वो हमें वो इंफॉर्मेशन देती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं पुराने लोगों के, उनसे हमें पता चलता है उन लोगों के बारे में, उन लोगों के कल्चर, सोसाइटी, लाइक्स, डिसलाइक्स। प्रोडक्ट्स यूज इन डेली लाइफ आपको मैंने बताया जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हलाल का ट्रेडमार्क देखने में पता चलता है कैसे लोग हैं जो ये प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। फिर हम जब देखते हैं यूज ट्रेसेस को तो वो टू टाइप्स के हैं, एक नेचुरल यूज ट्रेसेस हैं और एक कंट्रोल्ड यूज ट्रेसेस हैं। जब नेचुरल यूज ट्रेसेस की बात करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जो क्लास में एक नेचुरल यूज ट्रेस है, पता चलता है कि कितनी ऑर्गेनाइज्ड क्लास है, क्लास के डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है, उनकी कंसाइशियसनेस, उनकी पर्सनैलिटी में कितनी ऑर्गेनाइजेशन है। राइटिंग्स एंड राइटिंग स्टाइल नेचुरल यूज जैसे आप किसी की राइटिंग से को देखे, बल्कि ये तो पहले एक मेथड ऑफ स्टडी भी था कि लोगों की राइटिंग के थ्रू, उनके सिग्नेचर्स के थ्रू उनकी पर्सनैलिटी को स्टडी करते थे, ऑल्दो इट इज नॉट दैट मच साइंटिफिक। फिर टाइम ऑन रिस्ट वॉच, जैसे आप लोगों की रिस्ट वॉच पे जो टाइमिंग्स हैं वो कितने एक्यूरेट हैं उनसे पता चलता है। फिर आप कंट्रोल यूज जैसे देखें, टेक्स्ट बुक पेजेस सील जो किए गए, पेजेस हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट बुक्स। फिर आप देख सकते हैं जो फिंगरप्रिंट्स हैं। फिर आप अब जब कंट्रोल यूज ट्रेसेस को देखते हैं तो अब आप ये जो कंट्रोल यूज ट्रेसेस हैं इसमें से जो टेक्स्ट बुक पेजेस सील किए गए थे वो बेसिकली एग्जांपल है कंट्रोल यूज ट्रेसेस की। और फिर अगर हम बात करते हैं जो पेजेस हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट बुक्स हैं और जो फिंगरप्रिंट्स जो हैं, फिंगरप्रिंट्स और पेजेस हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट बुक, ये बेसिकली नेचुरल यूज ट्रेसेस हैं, ये कंट्रोल यूज ट्रेसेस नहीं हैं, तो मिस्टेकनली यहाँ पे लिखे गए ये दोनों जो हैं। तो ये कंट्रोल यूज ट्रेसेस में जो फर्स्ट वन है टेक्स्ट बुक पेजेस सील, ये कंट्रोल यूज ट्रेसेस थे, और रिमेनिंग टू जो हैं पेजेस हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट बुक बाय स्टूडेंट्स, फिंगरप्रिंट्स, ये दोनों नेचुरल यूज ट्रेसेस हैं। इस तरह सिटिंग अरेंजमेंट, राइटिंग एंड राइटिंग स्टाइल्स, टाइम एंड ऑन रिस्ट वॉच, ये सारे नेचुरल यूज ट्रेसेस हैं। आर्काइवल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो फेसबुक एंट्रीज हैं, ट्विटर एंट्रीज हैं आपकी, ये सारे बेसिकली आपके रनिंग रिकॉर्ड्स हैं। न्यूज़पेपर्स डेली डायरी जो आप लिखते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, नावल, पोएट्री की बुक्स, डिफरेंट बुक्स जो हैं, ये सारी आपकी जो है जो रनिंग रिकॉर्ड्स हैं। और उसके बाद हैं पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो हमारे होते हैं, हमारी जो डिग्रीज हैं, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स देख लें, हिस्टोरिकल स्पीचेस देख लें, एकेडमिक डिग्रीज देख लें। ये एकेडमिक डिग्रीज जो हमारी हैं ये स्पेसिफिक इवेंट्स हैं। अब आपको पता है कॉन्वोकेशन पे आपको डिग्री अवार्ड की जाती है जो कि आपके लिए एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव मेमोरी होती है जिसको आप हमेशा एंजॉय करते हैं। अच्छा, तो ये सब था अबाउट द आर्काइवल रिकॉर्ड्स एंड फिजिकल ट्रेसेस। और फिजिकल ट्रेसेस जो हैं वो आप भी बना सकते हैं। और हम एक बड़ा फेमस पीस ऑफ पोएट्री है कि lives of the great men reminds us we can make our lives sublime, and while departing this world we can leave imprints on the sands of time. While departing this world we can leave imprints on the sands of time. तो
आप अगर चाहें तो हम लोग अच्छे ट्रेसेस यानी अच्छी निशानियां और अच्छे काम करके करके उनके जो हमारी जो काम होंगे हम जो करेंगे उससे सोसाइटी में डेवलपमेंट होगी, जो कि बताती रहेगी कि यहाँ पे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। आप हमारे इस लेक्चर पे कमेंट करें। दैट वुड बी अ फिजिकल ट्रेस वर्थ रिमेम्बरिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।